शिक्षक साथी जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले SCERT यूपी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। मेरा जन्म बरेली उत्तर प्रदेश में 1953 में हुआ और उस पावन भूमि को नमन करते हुए मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। मेरा नाम है अरविंद गुप्ता। पिछले 40 वर्षों में मैंने देखा कि शिक्षा की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो बेहद बंजर है। कोई अगर अच्छा बीज भी होगा तो क्योंकि मिट्टी के अभाव में वो बीज कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। उसमें एक काम जो हम लोग को करना है कि उस मिट्टी बनाने का काम, और उसके लिए पहला काम ये था कि हम ऐसी किताबें हिंदी में प्रकाशित करें, अनुवाद कराएं, जिससे शिक्षकों का दिमाग खुले। तो पिछले 40 वर्ष में ऐसी तमाम पुस्तकें हैं, वर्ल्ड क्लासिक्स, जिनको हमने हिंदी में अनुवाद कराया और उनको शिक्षकों तक पहुंचाने की चेष्टा की। आज मैं ऐसी ही 5-6 किताबों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली किताब है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उसका नाम है दिवा स्वप्न। ये रही वो किताब दिवा स्वप्न। इसको लिखा है गिजू भाई बधेका ने। गिजू भाई बधेका गांधी जी के समकालीन थे। गांधी जी जैसे ही पेशे से एक वकील थे। वो भी साउथ अफ्रीका गए और जाकर के उन्होंने बम्बई के हाई कोर्ट में 1-2 साल प्रैक्टिस करी, पर इसमें उनका दिल नहीं लगा। तभी उनको एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था नरेंद्र भाई। तो नरेंद्र भाई के लालन पालन में गिजू भाई पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। 1920 के दशक में जो सबसे प्रसिद्ध दुनिया की शिक्षाविद थी वो थी मॉन्टेसरी। तो गिजू भाई ने मॉन्टेसरी का बहुत गहन अध्ययन किया, और गिजू भाई का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने मॉन्टेसरी को भारत की मिट्टी के अनुकूल बनाया। गिजू भाई ने करीब 200 किताबें लिखी, पर अगर उन्होंने सिर्फ मात्र एक दिवा स्वप्न लिखी होती तो उनका नाम दुनिया के महान शिक्षाविदों में अमर हो गया होता। दिवा स्वप्न माने दिन का सपना। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है 12 भाषाओं में, और इसका जो फोरवर्ड है, आमुख है, वो प्रसिद्ध शिक्षाविद NCERT के भूतपूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार जी ने लिखा है। अब कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक शिक्षक होते हैं जिनका नाम है लक्ष्मी शंकर। जो कुछ भी वो स्कूलों का आलम देख रहे हैं उसको देख करके बेहद दुखी हैं। सब बच्चे टाई पहन करके, ड्रेस यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जा रहे हैं। स्कूलों में हाजिरी हो रही है, स्कूलों में प्रार्थना हो रही है। वो सबको देख करके बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि ये सब मात्र प्रतीक है, इसका शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। वो गिजू भाई एक बहुत ही मौलिक चिंतक थे। अगर आज भी उन जैसा कोई शिक्षक होता तो उनको लोग कहते ये सिरफिरा है, ये पागल है। पर उस समय अंग्रेज़ों का राज होता है और एक अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। तो वो गिजू भाई उनके पास जाकर के कहते हैं कि साहब ये परीक्षाएं क्यों होनी चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक क्यों होनी चाहिए। तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो भैया, 4th क्लास मैं तुम्हें देता हूँ और साल भर तुम उसको जाके पढ़ाओ। तुम जो चाहो पद्धति उसमें अपनाओ, मैं उसमें आड़े नहीं आऊँगा। पर देखो, सत्र के अंत में बच्चों को परीक्षा ज़रूर देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी भी नौकरी जाएगी। अब गिजू भाई इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अगले दिन स्कूल जाते हैं। अब ये बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है। किताब में गिजू भाई का नाम है लक्ष्मी शंकर। लक्ष्मी शंकर ने तमाम शिक्षा पे किताबें पढ़ी हैं। शिक्षा का फलसफा क्या होना चाहिए, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होना चाहिए, बड़े सपने हैं। अगले दिन 4th कक्षा के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं बिल्कुल कोलाहल मचा हुआ है, बिल्कुल मच्छी बाजार जैसा माहौल है। बच्चे एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो तब उस समय वो कहते हैं, लक्ष्मी शंकर कहते हैं कि देखो, हम लोग एक शांति का खेल खेलेंगे।
मैं आप लोग सब अपनी आंखें बंद करिए, मैं ओम कहूँगा और आप बाद में ओम का उच्चारण करें। अब गुरुजी तो आंखें बंद करके ओम कह रहे हैं और बाकी सारे बच्चे कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा था पर आज मैंने झेल लिया। दिखाते हैं उस रात को 12 बजे तक लक्ष्मी शंकर टहलकदमी कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। सोच रहे करूं तो करूं क्या, बहुत ही उद्वेलित है, बहुत ही बेचैन है। बच्चों के दिल को कैसे छूं, उनके हृदय को कैसे स्पर्श करूं। भाई अगले दिन लक्ष्मी शंकर कक्षा में जाते हैं और जाते ही बच्चों से कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारी छुट्टी। अब छुट्टी एक जादुई शब्द है। अब सब बच्चे छुट्टी छुट्टी कह करके अपनी कक्षा के बाहर जा रहे हैं। चाहे कोई स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, म्युनिसिपल स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, छुट्टी छुट्टी होती। सब बच्चे भाग रहे हैं। तो उधर लक्ष्मी शंकर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके और बच्चों से कहते हैं कि बेटा आज मैंने छुट्टी दी है पर अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब बच्चे कहते हैं कि अच्छा बूढ़ा है, छुट्टी दे रहा है और कहानी सुना रहे हैं, चलो कहानी सुन लेते हैं। अब साहब लक्ष्मी शंकर कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 7 महल थे। पुस्तक में सिर्फ इतना दिखा है। क्लास में एकदम चुप्पी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। 3 घंटे तक कहानी चलती रहती है और बच्चे बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसे कहानी को सुनते रहते हैं। घंटी बजती है, 5वीं के 3वीं के बच्चे बस्ता लेकर के घर जा रहे हैं। 4वीं के बच्चे कहते हैं सर थोड़ा कहानी को और लंबा कीजिए। तो लक्ष्मी शंकर कहते हैं कि किताबों से जो नहीं पढ़ा था आज मैंने बच्चों से सीखा। कहानी में वो जादू है जो बच्चों को बांधे रख सकता है। बस आप अगले 11 दिन कहानी दर कहानी। अब जो बच्चे इतने शैतान थे, इतने ऊदमी थे, खुद गोला बना करके बैठ रहे थे। उनमें से अगर कोई भी बच्चा थोड़ी शैतानी करता था तो बाजे वाला उसको चपत मारता था कि तुम जाओ बाहर जाके शैतानी करो, हमारी इस कहानी में दखल मत डालो, विघ्न मत डालो। अब ये बात पूरे स्कूल में आग कैसे फैल जाती है कि 4वीं के बच्चों की चांदी चांदी है, दिन भर पट्टे कहानी सुन रहे हैं, ना संस्कृत के श्लोक याद कर रहे हैं, ना पहाड़ रटने। अब वो भी अपने शिक्षकों से कहते हैं कि सर आप भी हमको कहानी सुनाइए, नहीं तो हम 4वीं में जाकर के बैठेंगे। अब इससे स्कूल की जो फाउंडेशन है, जो जड़ें हैं, वो हिलने लगती हैं। अब साहब एक दिन ये होता है कि 13वें दिन बच्चे फिर वही रट लगाते हैं, गुरुजी और कहानी सुनाइए और कहानी सुनाइए। तो लक्ष्मी शंकर कहते हैं कि बेटा मैंने जिंदगी में जितनी भी कहानी पढ़ी थी उस सब का खजाना तुम लोगों ने लूट लिया, मुझे और कहानी नहीं आती। तो देखो हमारे कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं और हर एक के पास वही गुजराती की किताब, वही संस्कृत की किताब, वही सिविक्स की किताब, वही किताबें हैं। तो भाई तौबा तौबा, तुम इस साल ये किताबें मत खरीदना, मुझे तुम 3 किताबों के पैसे देना और तुमको कहानियों में इतना आनंद आया मैं हर बच्चे के लिए 3 सचित्र कहानी किताबें लेकर के आऊँगा। 1920 के दशक में सरकारी उबाऊ किताबों को दरकिनार करके लक्ष्मी शंकर ने एक क्लासरूम लाइब्रेरी शुरू करी। सपना, उसमें 150 पुस्तकें थीं। उनका सपना था कि मेरे बच्चे 3 नहीं 150 किताबें पढ़ें। नॉट द वर्ड बट द वर्ल्ड, ये बाद में एक बहुत महान शिक्षाविद ने का ये स्लोगन था। अब साहब बच्चे जो हैं जो कहानी पढ़ते थे उसके ऊपर एक मंचन करते थे, नाटक करते थे और बच्चों का सब डर तो निकल गया था तो बच्चे थोड़ा शोर भी मचाते थे। अब बाकी टीचर इसी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने जाकर के प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि साहब इनके क्लास के अंदर, लक्ष्मी शंकर की क्लास में बहुत शोर होता है, वी आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ने उनको बहुत डांट लगाई। तो अगले दिन से लक्ष्मी शंकर ने यह करा कि बच्चे आते थे क्लास में और बाद में एक चादर लेकर के नदी किनारे चले जाते थे। पिछले दिन उन्होंने जो कहानी सुनी थी उसका मंचन करते थे, खूब जोर लगा के मंचन करते थे, वहाँ पे किसी को विघ्न नहीं पड़ने वाला था। और जब वापस आते थे तो तमाम तरह के जो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं, बालुआ मिट्टी, पत्थरी मिट्टी, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अलग अलग पत्तों के नमूने, चिड़ियों के घोंसले, हम कहेंगे एक तरह की इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अपने परिवेश में पाए जाने वाली चीज़ों का एक एक नमूना इकट्ठा करके लाते थे
अब साहब ये सब चलता रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है, और बाद में वार्षिकोत्सव आता है। वार्षिकोत्सव के साथ वो एक स्कूल की परंपरा है, तमाम महीनों से उसकी तैयारी चलती है, और उसके लिए उसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आमंत्रित करा गया है, चीफ गेस्ट जैसे, जिन्होंने लक्ष्मी शंकर को अनुमति दी थी। लक्ष्मी शंकर कहते हैं मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इसमें शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों के प्रति अन्याय है। जो छोटे छोटे से बच्चे अभी गुजराती भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते, हम उनको संस्कृत के श्लोक रटाते हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े पंडित हैं, तो ये बच्चों के प्रति अन्याय है। खैर, जब प्रिंसिपल उनको बहुत लताड़ते हैं, बहुत डांटते हैं, तो वो राजी हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, एक शर्त के ऊपर कि जैसे 364 दिन मेरा स्कूल क्लास चला है, वैसे ही 365वें दिन मैं इसके लिए कोई भी कतरम नहीं रचूंगा। अब साहब खूब झंडे, तोरण, तुरी बाजों के साथ में चीफ गेस्ट का स्वागत होता है। मंच के ऊपर एक लड़का आता है, संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा है, आधा पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, उसका चेहरा तमतमाने लगता है, चेहरे से पसीना छूटने लगता है। अब ये तमाम स्कूलों की बात है, एक स्कूल की बात नहीं है। ये सब देखते हैं, उसके बाद में उनको लक्ष्मी शंकर की क्लास में ले जाया जाता है। वहाँ पर बच्चों ने जो कल कहानी पढ़ी थी उस पर एक नाटक रच रहे थे। पूरे साल भर बच्चों ने यही करा था। अब उनको नाटक का मर्म वो समझ गए थे कि भाई एक बार कहानी आपको समझ में आ जाए तो डायलॉग रटने की जरूरत नहीं है, आप उनको वहीं पर मंच के ऊपर बना सकते हैं अपना डायलॉग। तो हर बच्चे के चेहरे के ऊपर सहज और खुशी का भाव था, किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था। उन्होंने वो नाटक पूरा देखा, और उसके बाद में एजुकेशन ऑफिसर ने वो पूरा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का देखा। बच्चों ने अपने परिवेश से जो औषधीय पत्ते, जो चिड़ियों के घोंसले, उनके पंख, तरह तरह की मिट्टियाँ, पत्थर इकट्ठे करे थे, पूरा एक नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम, उसको देखा। उन्होंने कहा यही सच्ची शिक्षा है, बाकी सब फरेब था। इसके साथ ही पर्दा गिरता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये दिवस स्वप्न, ये कालजयी किताब है, ये बिल्कुल पिछले शताब्दी में भारत में की सबसे मौलिक शिक्षा प्रकृति है, इसको ज़रूर पढ़ें। आपको ये ऑनलाइन मेरी वेबसाइट अरविंद गुप्ता टॉयज पे आसानी से मिल जाएगी। एक और किताब की आपको कहानी सुनाऊंगा, इसका नाम है तोतो-चान। ये एक जापानी किताब है, तोतो-चान, और इसके लेखक हैं टेत्सुकियो कुरियांगी। ये किताब मूलतः जापान में 1980 में आई। इस एक स्कूल के बारे में, स्कूल का नाम है तोमो, और स्कूल के प्रिंसिपल थे कोबायाशी, जिनका एक शिक्षा को लेकर के एक नायाब सपना था। उन्होंने 9 रेल के डब्बे खरीदे, पुराने रेल के डब्बे, उनके चक्के निकाल दिए, उनके पहिए निकाल दिए, तो रेल के डब्बे थे और चक्के गायब थे। ये 9 डब्बों का रेल स्कूल था, जिसका नाम था तोमो। अब ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में, जिसका नाम था तोतो, उसी से तोतो-चान नाम पड़ा है। बड़ी चंचल थी, बहुत शैतान थी, जैसे सभी बच्चे होते हैं बचपन के अंदर। उसकी माँ ने उसका एक स्कूल में दाखिला कराया था, और तोतो वहाँ पर जाकर के उसने एक डेस्क देखी जिस पर कब्जा लगा था, जिसको खोल सकती थी, बंद कर सकती थी, खोल सकती थी, बंद कर सकती थी। अब पूरे दिन तोतो यही करती थी। डेस्क खोली, उसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स रखा, फिर धम से बंद करी, फिर खोली, फिर पेंसिल निकाली, फिर धम से बंद करी, फिर खोली, फिर रबर निकाली, धम से बंद करी। अब टीचर इसको देख करके पूरी तरह से आजिज़ आ गई। उसने कहा ये बच्ची क्या कर रही है, तो हाइपर एक्टिव है। उसका नतीजा ये हुआ कि छोटी सी चंचल, चतुर, मेधावी तोतो-चान को स्कूल से बेदखल कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया स्कूल से। और तोतो-चान की माँ बड़ी ही संवेदनशील थी, बड़ी ही समझदार थी। उन्होंने अपने बच्ची को कभी नहीं बताया कि बेटे तुम्हें स्कूल से निकाला गया है। उन्होंने बस तोतो से ये कहा कि मैं तुमको एक बेहतरीन स्कूल में ले जाऊंगी, एक बेहद अच्छे स्कूल में ले जाऊंगी। और उस स्कूल का नाम था वही तोमो, रेल स्कूल, कोबायाशी वाला। अब माँ बहुत घबराई हुई थी कि कहीं तोतो-चान का कोई स्कूल से भी ना हकाल दिया जाए। तो कहीं एक रेल का डब्बा था जो प्रिंसिपल का ऑफिस था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने दस्तक दी, और अंदर घुसी तो प्रिंसिपल ने जब माँ का चेहरा देखा तो वो एकदम भांप गए कि माँ बड़ी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि आप जाइए और दोपहर के बाद आप आइए और बच्ची को यहीं छोड़ जाइए।
उसके बाद तोतो चान कोबायाशी के कमरे में बैठी रही और उसने क्या क्या शरारतें करी थी, उसके कौन दोस्त थे, क्या क्या खेल खेलती थी, क्या क्या खाने उसको पसंद है। 3 घंटे तक तोतो चान बड़बड़ करती रही। उसने सारी कहानियां, सारे अपने जीवन के अनुभव कोबायाशी को सुना डाले। उसके बाद उसने कहा कोबायाशी से, देखिए मेरे पास अब आपको बताने को कुछ भी नहीं बचा है। कोबायाशी बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा स्कूल में दाखिला हो गया है, अब तुम बहुत थक गई होगी ये कहानियां सुनाते सुनाते, चलो अब जा करके खाना खाते हैं। अब उनको खाना खाने के कमरे में लेके जाते हैं। 50 बच्चे हैं छोटे से स्कूल में, 9 रेल के डिब्बे हैं, एक प्रिंसिपल का ऑफिस है, एक लाइब्रेरी है, एक साइंस की प्रयोगशाला है, बाकी 5-6 बच्चों के क्लास के डब्बे हैं। और वहाँ 50 बच्चे अपने अपने डब्बा खोल करके खाना खा रहे थे। कोबायाशी ने बच्चों से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम द सी, यानी क्या तुम्हारे डब्बे के अंदर कोई समुद्र से चीज है, कोई मछली है जिसमें प्रोटीन है, और क्या तुम्हारे पास कोई चीज पहाड़ी से है, हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम द सी एंड समथिंग फ्रॉम द हिल्स, यानी तुम्हारा भोजन पर्याप्त रूप से पौष्टिक है, उसके अंदर प्रोटीन है और कोई फल है जिसमें विटामिन है। अब तोतो चान को इसमें बड़ा मजा आया, समथिंग फ्रॉम द हिल्स एंड समथिंग फ्रॉम द सी। कोबायाशी बड़े ही विलक्षण व्यक्ति थे। वो कभी किसी एक किसान को बुला लाते थे कि उस 50 साल का खेती का अनुभव है, वो किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से कहीं ज़्यादा जानते थे, और बच्चों से कहते थे कि तुम इनको खेती के बारे में पढ़ाओ। किसी दिन एक साइकिल मैकेनिक को पकड़ लाते थे, उसने 20 साल साइकिल मरम्मत करी थी, तो उसकी बहुत दक्षता थी, बहुत जुगाड़ू था। और बच्चों को, जो लोग अपने हाथ से काम कर पाते हैं, उनको देखने में अपार आनंद आता है। ये जब तोतो चान किताब पहली साल 1980 में जापान में छपी, तो पहली साल इसकी 45 लाख प्रतियां बिकी। दुनिया में कोई किताब नहीं है, मॉन्टेस्क्यू से लेके पियाजे तक, जो एक देश की एक भाषा के अंदर 45 लाख प्रतियां पहले साल में बिकी हों। आज इसकी 80 लाख प्रतियां केवल जापान में बिक चुकी हैं। जापान एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी ही केवल 15-16 करोड़ है। इसके मतलब ये है कि हर 15वें जापानी ने न केवल तोतो चान पढ़ी है, पर उसकी एक प्रति खरीदी है। गजब की किताब है। हम लोगों ने इसको 1990 के अंदर पढ़ा और उसके बाद में हमारे हाथ से तोते उड़ गए। ऐसी किताब कभी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद में नेशनल बुक प्रेस ने इस किताब को 11 भाषाओं में छापा है। हिंदी में आप इसको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 11 भाषाओं में छापा है। और इस किताब की लोकप्रियता का, कितनी लोकप्रिय है, इस बात का एक ये द्योतक है कि मराठी में इसका इस समय 27वां संस्करण है। यानी दुनिया 2 खेमों में बटी है, जिन लोगों ने तोतो चान पढ़ी है और जिन लोगों ने तोतो चान नहीं पढ़ी है। मेरी आपसे यही अपील है कि आप उस खेमे में जाइए जिन लोगों ने तोतो चान पढ़ी है। ये किताब 3 साल के बच्चों को पढ़ के सुनाई गई और उससे बच्चे गदगद हो गए हैं, और 103 साल के बूढ़ों ने इस किताब को सुनी है। और क्योंकि तमाम भाषाओं में है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, आप ना केवल इसे पढ़ें, अपने छात्रों को भी पढ़वाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब ये एक तो हिंदुस्तान का गिजुभाई का दक्षिण मूर्ति संस्था दिवासव का मैंने आपको एक अनुभव सुनाया, और दूसरा एक जापान के स्कूल का। टेत्सुको कुरियांगी जो तोतो चान की लेखिका हैं, वो अभी समय 85 वर्ष की हैं और यूनिसेफ की एम्बेसडर हैं बच्चों के लिए। जहाँ कहीं दुनिया के अंदर जंग होती है, युद्ध होते हैं, तो वहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए वो अपील करने के लिए यूनिसेफ की तरफ से जाती हैं। बड़ी ही संवेदनशील इंसान है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। अब तीसरी किताब, इसका नाम है टीचर। अंग्रेजी में इसका नाम टीचर है और इसको सिल्विया एश्टन वार्नर ने लिखा है। हिंदी में इसका अनुवाद है अध्यापक, और इसका अनुवाद पूर्वा याग्निक कुशवाहा ने करा है, जिन्होंने तोतो चान का भी अनुवाद किया था। अब ये टीचर की जो कहानी है वो सिल्विया एश्टन वार्नर ने लिखी है, और ये न्यूजीलैंड की कहानी है। न्यूजीलैंड की जो मूल जनजाति थी,
जैसे अपने यहाँ गोंड, बैगा, अलग अलग तरह की जनजातियां होती हैं, वहां की जनजाति का नाम था माउरी। सिल्विया एश्टन वार्नर ने एक माउरी स्कूल में 20 साल पढ़ाया। और क्योंकि न्यूजीलैंड एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, ब्रिटेन के अधीन था, वहां पर जब वो प्राथमिक शाला में गई, उन्होंने क्या देखी? ब्रिटेन की किताबें, जॉन कम आउट, लुक एट द बोट्स। तो सिल्विया ने कहा ये क्या तुक हुई? वो इंग्लैंड की किताबों का तुम्हारी जिंदगी के साथ में क्या लेना देना? और सबसे बेहतरीन काम ये करा सिल्विया एश्टन वार्नर ने कि वो ब्रिटेन की किताबों को झाड़ू निकाल करके क्लास से बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि देखो, बच्चों के पहले शब्द वो होने चाहिए जो बहुत आत्मीय हो। और उन्होंने एक शब्द रचा जिसका नाम था इमोटिव वर्ड्स, भावनात्मक वर्ड्स। बच्चे की जिंदगी के अंदर पहले शब्द वो होने चाहिए जो बच्चों की भावनाओं के साथ में बहुत गहराई से जुड़े हों। तो वो बच्चों से कहती थी कि बेटा आज बताओ तुम्हें कौन सा शब्द चाहिए? कोई बच्चा कहता था कि साहब मुझे चाहिए ड्रिंक। ड्रिंक मतलब दारू। भाई दारू क्यों? क्योंकि कल उसका बाप दारू पी करके टुन हो करके घर आया था और उसने माँ की जम करके पिटाई लगाई थी। और ये बच्चा उसका मुक्त भोगी था, उसने उस क्रूर दृश्य को खुद देखा था, तो उसको एक ही शब्द सताया था, ड्रिंक। तो सिल्विया कहती है कि इसको मोटे कार्ड पे लिखना, DRINK, पतले कागज से मत लिखना, क्योंकि बच्चा इसके साथ में सोएगा। ये बच्चे के लिए बहुत ही एक अहम शब्द है। और ये वो शब्द उसके बाद न केवल बच्चे के दिमाग में जाता था, उसके हृदय में एक स्थान बनाता था। अगले दिन जब बच्चा आता था तो जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि इस शब्द का वाक्य बनाओ, मेक अ वर्ड, मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो सिल्विया बच्चे से कहती थी, टेल मी द स्टोरी ऑफ ड्रिंक, मुझे दारू की कहानी सुनाओ। अब बच्चे क्या करते? उन्होंने जो अनुभव करा था घर के अंदर माँ को पीटते हुए, पिता माँ को पीटते हुए, तो वो कहानी बच्चे अपने शब्दों में बयां करना शुरू करते थे। और तब सिल्विया क्या करती थी? बच्चों की कहानी को, ड्रिंक की, एक चार्ट पेपर पे लिख देती थी उन्हीं के शब्दों के अंदर। अब क्योंकि ये बच्चों की खुद की अपनी कहानी थी तो बच्चे उसको पढ़ने लगते थे, क्योंकि ये कहानी तो उनको सबसे अजीज थी, उनकी सबसे प्रिय थी। तीसरे दिन जब बच्चे आते थे तो सिल्विया कहती कि तुम इसके ऊपर कुछ चित्र बनाओ। अब बच्चों के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी का, एक सृजना का ज्वालामुखी होता है और वो फूट करके बाहर निकल जाता था। बच्चे अपनी ही कहानियों को इलस्ट्रेट करते थे, उनके चित्र बनाते थे। दुनिया का एक सबसे गरीब स्कूल जिसने 6 महीने में 60 इलस्ट्रेटेड प्राइमर्स बनाए। और उनकी विषय वस्तु क्या थी? उनकी विषय वस्तु थी बच्चों की जिंदगी का अपना ताना बाना। वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, उनकी जिंदगियों की क्या कशिश थी, क्या संघर्ष थे, ये सब इन कहानियों के अंदर प्रतिबिंबित होते थे। ये बहुत ही महान किताब है। अध्यापक, बहुत ही सरस अनुवाद है इसका। इस किताब को बाद में पूरी दुनिया भर में टीचर को इस्तेमाल करा गया। एक ब्राजील के बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षाविद थे जिनका नाम था पॉलो फ्रेरे, जिनको हम क्रांतिकारी शिक्षक ही कह सकते हैं। 6 हफ्ते के अंदर पॉलो फ्रेरे ने ब्राजील के खेती और मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवकों को पढ़ना लिखना सिखाया। सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर, सिर्फ इतना सा काम है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग पढ़े लिखे, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछेंगे और वो सरकार फिर सत्ता में नहीं रहेगी। पॉलो फ्रेरे को ब्राजील की सरकार ने अपने गरीब लोग को पढ़ाने के लिए देश से निष्कासित कर दिया, देश से निकाल दिया। बाद में उनको स्विट्जरलैंड में पनाह मिली और उन्होंने और बहुत किताबें लिखी। पर एक पॉलो फ्रेरे ने यह सिल्विया एश्टन वार्नर की ही पद्धति को इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा कि जो हमारी वर्णमाला है, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब बड़ी दोषपूर्ण है। गरीब की जिंदगी के अंदर, एक दलित की जिंदगी के अंदर
शब्दों के क्या मायने, हाँ? का से कबूतर के क्या मायने, उसके लिए का से कर्ज, सा से सरस्वती नहीं, सा से सूद, भा से भूख, घा से घर। उन्होंने कहा कि जितना ही हम ज्यादा गरीबों की जिंदगी में डुबकी लगाएंगे उतने ही हम मोती चुन करके ला पाएंगे। हमको लिए एक ऐसी वर्णमाला रचें जिसका उनकी जिंदगी से कोई सरोकार हो, तभी वो सोचेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ ये तो हमारी अपनी कहानी है, और वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी लोगों ने इस पद्धति का खूब इस्तेमाल किया टीचर का। ये बिल्कुल कहते हैं जिसको एक जीवन बदलने वाली एक कहानी है कि हम किस तरह से बच्चों को भाषा पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह से ऊपर से पलस्तर मत करो, ये सारा पलस्तर निकल जाएगा, ढह जाएगा। बच्चे के अंदर एक ज्वालामुखी है। जब कोई बच्चा स्कूल आता है, हमारे पास बच्चे की बातें सुनने के लिए ना समय है और ना ही हम उसको कोई स्थान देते हैं, कोई महत्व देते हैं। हम अपनी जो घिसी पिटी परिपाटी है वो बच्चे के ऊपर लीपा पोती करते रहते हैं, और ये सब ऊपर से लीपा पोती करा हुआ पलस्तर सब निकल जाएगा। बच्चों के जो खुद के अपने जीवंत अनुभव हैं उनके ऊपर इस मकान को बनाओ ना, तभी वो पुख्ता मकान बनेगा। बहुत ही सुंदर किताब है टीचर, अध्यापक सिल्विया एश्टन वार्नर की। तो 3 किताबें, दिवा स्वप्न अपने देश का पिछली शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कृति दिवा स्वप्न है। उसके बाद में तोतो-चान जो कि जापान का एक सबसे नायाब एक वर्ल्ड क्लासिक है, और ये बिल्कुल एक कहानी के रूप में लिखी गई है। ये कोई शैक्षणिक टोम नहीं है, बिल्कुल उबाऊ ढंग से लिखा हुआ जिसको पढ़ने का मन नहीं करता। आज अगर 27वां संस्करण है इस किताब का मराठी के अंदर, तो बड़ी बड़ी जानदार किताब है। और तीसरा मैंने आपको अनुभव सुनाया टीचर का, सिल्विया एश्टन वार्नर का, जिन्होंने सबसे गरीब आदिवासी बच्चों के साथ में न्यूजीलैंड में काम किया और उनके लिए एक नई शिक्षा पद्धति का इजाद किया। इमोटिव वर्ड्स, भावनात्मक शब्द, जहाँ जो बच्चे जानते हैं उससे शुरू करो, उस पर बिल्डअप करो, अपनी घिसी पिटी चीजें उन पर मत थोपो। अब मैं चौथी किताब के ऊपर आता हूं, और इसका नाम है समर हिल। समर हिल दरअसल एक स्कूल का नाम है इंग्लैंड के अंदर, लीस्टर में स्कूल है। 1920 में 21 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी, और अब 2020 चल रहा है। इस स्कूल को 100 बरस हो चुके हैं, इस साल पूरे हुए, और इसको लिखा है A.S. नील ने। इस किताब को भी पूर्वा याज्ञनिक कुशवाहा ने अनुवाद किया है, बेहद सरस अनुवाद है। नील का बड़ा सपना था। वो कहा देखिए, लोग बड़े होकर के जंग क्यों करते हैं, युद्ध क्यों करते हैं, क्योंकि उनका बचपना बहुत दुखी बीता होता है। उन्होंने बचपन में कुछ यातनाएं झेली होंगी, बहुत ताने झेले होंगे, तभी वो बहुत दुखी होंगे और तभी ये काम करते हैं। तो उनका ये था कि टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, कि बच्चे एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पर बच्चे अपने बचपने को जी सकें, और जहाँ पर बड़े अपनी मान्यताएं उनके ऊपर ना थोपे। तो उन्होंने 1920 में ये स्कूल शुरू करा, समर हिल। इस स्कूल में बहुत कम बच्चे हैं, 60, 70, 80 से ज़्यादा बच्चे कभी नहीं हुए। इसका एक द्योतक ये है कि पिछले 100 बरस में समर हिल से कितने बच्चे पास आउट होके निकले हैं? करीब 1000 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर साल ये स्कूल, छोटा सा स्कूल, 10 बच्चे लेता है। पर इसमें का जो शैक्षणिक योगदान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम वर्ल्ड क्लास है। दुनिया में जिन लोगों की भी मुक्ति के अंदर, आज़ादी के अंदर, स्वतंत्रता में जिनका विश्वास है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे समर हिल में पढ़ें। और नील के बाद, नील का 35 साल पहले देहांत हो गया। उसके बाद से उनकी बेटी जो रेडहेड स्कूल को चलाती है। हमने बहुत कोशिश करी, उनको लिखे, बहुत पत्र लिखे जो रेडहेड को, कि आपके पिता की बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब है, हम चाहते हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद हो और ये हमारे
हमारे हिंदी भाषी शिक्षकों तक पहुँचे, और वो भी एक एक्टिविस्ट जैसी है। उन्होंने इसकी हमको निःशुल्क अनुमति दी कि आप अनुवाद करा करके मेरे पिता की किताब को टीचरों तक पहुँचाएं। इसी तरह से ये समरहिल किताब आई, इसको एकलव्य ने भोपाल से छापा है, और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस तरह की किताबों को शिक्षकों के बीच में लाना असल में मिट्टी बनाने का काम है। रोज एक मुट्ठी मिट्टी, क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक कभी भी हमको बाहर नहीं आएगी, कभी अच्छे फूल नहीं खिलेंगे अगर मिट्टी नहीं होगी। तो हमारा काम है मिट्टी बनाने का काम। अब समरहिल कैसा स्कूल है? बच्चों की मुक्तता, बच्चों की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। 2 ही तरह के नियम है स्कूल के अंदर। पहला तो कि छोटे बच्चों को किसी तरह की चोट न लगे, उनके शरीर को कहीं चोट न लगे, तो उसके लिए नियम है कि इसको मत छुओ, इसको मत छुओ। दूसरे सारे नियम, एक स्कूल की मीटिंग होती है हर हफ्ते, एक बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से मीटिंग होती है, जिसमें सब बच्चे, शिक्षक, प्रिंसिपल सब मिलकर के वो नियम को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब ने नियम बना दिया और सबको लागू करना है। उसमें अक्सर नील का भी एक वोट होता था और प्राथमिक शाला के बच्चे का भी एक वोट। और कई बार अगर नील किसी नियम को प्रस्तावित करते थे तो छोटे बच्चे उसको रिजेक्ट कर देते थे, उसको खारिज कर देते थे। तो इस तरह का प्रजातांत्रिक स्कूल है। बहुत ही अनूठा स्कूल है। बच्चे खुद तय कर सकते हैं कि वो कौन सा विषय पढ़ेंगे और किस शिक्षक से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ किस बच्चे को इस तरह की आज़ादी है? क्योंकि बच्चे जब किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं खुद अपने दिल से, तो उसमें अपना कलेजा उड़ेल देते हैं, दिलो जान से उसमें कोशिश करते हैं और बाद में ज़रूर सफल होते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरा दिल उड़ेला होता है। पर हमारे यहाँ हर तरह का विषय हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है। इसलिए बच्चे की जिस चीज़ में नैसर्गिक प्रतिभा है वो उसको हम बहुत आगे नहीं बढ़ा पाते। स्कूल में यह था कि किसी बच्चों को, एक बच्चा, मैं आपको एक कहानी सुनाता साहब, जिससे आपको स्कूल की कुछ एक जायका आएगा किस तरह का स्कूल था। एक 10 साल का बच्चा था, उसको पहले 2-3 स्कूलों से निकाला गया था। ही वॉज आउटस्टेड, निष्कासित किया गया था कि भाई हाइपर एक्टिव है या तमाम तमगे लगा देते हैं स्कूल। अब इस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि देखिए मैं बहुत स्कूलों को झेल चुका हूं, मुझे किसी स्कूल में नहीं जाना। पर उसका पिता उसका हाथ खींच करके उसको समरहिल लेकर के आया। अब बच्चे को बिल्कुल नापसंद था, बच्चा बेहद गुस्से में था, तैश में था। जैसी वो समरहिल के मालिक नील से मिला तो बच्चे ने एक पत्थर उठाया जमीन से, पत्थर लेकर के निशाना ताक करके एक कांच फोड़ा। स्कूल का मालिक नील उस सबको देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं, कोई शिक्षा नहीं। बच्चे के अंदर बहुत रोष था, बहुत तैश था। एक एक करके 8 खिड़कियों के कांच उस बच्चे ने फोड़े। अब वो 10 साल का बच्चा था, नन्ही सी जान थी। उसके बाद में वो बच्चा खुद पसीना पसीना हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। इस बीच नील ने एक शब्द उस बच्चे से नहीं कहा, ना उसको रोका, ना उसको कोई उपदेश दिया, कोई सरमन नहीं दिया उसको। जब बच्चा थोड़ा शांत हो गया तो नील ने खुद एक पत्थर उठाया और एक 9वां कांच उसने खुद फोड़ा। इसके पीछे का संदेश एक छोटा संदेश था, बी ऑन द साइड ऑफ द चाइल्ड। मैनेजमेंट की तरफदारी मत करो, पालकों की तरफदारी मत करो, टीचर की तरफदारी मत करो। अगर किसी को करनी है तो बच्चे की तरफदारी करो। ये इसका संदेश था। अब जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि बच्चे ये तय कर सकते थे वो कक्षा में जाएं या ना जाएं। अक्सर कक्षाएं इतनी उबाऊ होती हैं, बच्चों का मन नहीं करता वहां जाने का। पर हर स्कूल में बच्चों को बैठना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चों को स्वतंत्रता थी। एक और लड़की की कहानी है जिसकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पर वो हाथ से काम में बहुत कुशल था। उसको कहेंगे बिल्कुल ग्रीन फिंगर्स, एक बॉर्न मिस्त्री।
जन्मजात जो एक जुगाड़ू, एक मिस्त्री जैसा हो। अब नील खुद एक बहुत ही कुशल मैकेनिक थे। उनकी एक वर्कशॉप थी जिसके अंदर खराद थी, बहुत सारे टूल टाल थे वहाँ पर। तो नील ने उसको आज़ादी देती थी कि बेटा तुम ठीक है, तुम्हारी कक्षा में रुचि नहीं है, ये ABCD पढ़ने में रुचि नहीं है, किताबें पढ़ने में रुचि नहीं है, गणित पढ़ने में रुचि नहीं है, ये मुझे मान्य, तुम जाओ और जाके वर्कशॉप में काम करो। अब ये 11 बरस बच्चा समरहिल में रहा, एक कभी किसी कक्षा में नहीं गया, और ये नील को मान था, स्कूल को मान था, और वो वर्कशॉप में अपने कारीगिरी सीखता रहा और बाद में बेहद एक कुशल मैकेनिक बन गया, बिल्कुल हाथ से दक्ष, एकदम दक्ष। और स्कूल से निकलने के बाद में, क्योंकि वो इतना स्किल्ड मैकेनिक था, तो उसको एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी मिल गई। वहाँ पर भी वो तरक्की करता रहा। अब साहब स्कूल छोड़ने के 4-5 साल बाद एक दिन इस लड़के को एक मैनुअल पढ़ना था। मैनुअल मतलब कुछ एक इंस्ट्रक्शन, निर्देशों की किताब है कि साहब आप ये करेंगे तो इस तरह से बना पाएंगे। पर उसने पाया कि वो तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, अब क्या करे। पर उसको वो पढ़ना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अगले 3 महीने में उसने खुद मेहनत करके पढ़ना लिखना सीख लिया उस लड़के ने, और उस मैनुअल को पढ़ पाया और उसके निर्देशों को फॉलो करके वो जो प्रोजेक्ट करना चाहता था उसने पूरा किया। अब ये हमको यही दिखाता है कि जब बच्चे किसी चीज़ को करना चाहते हैं खुद, अपने आप, थोपा नहीं, ऊपर से जोर ज़बरदस्ती नहीं, तो वो उसको ज़रूर कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना उसमें दिलो दिमाग लगाते हैं, पूरी शिद्दत के साथ उसको करते हैं और उसमें ज़रूर सफल होते हैं। समरहिल एक बहुत ही नायाब एक तरह का स्कूल है, 100 साल का स्कूल, और इसके निकले हुए बच्चे कहाँ काम करते हैं। कुछ अपने आप, कुछ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में गणितज्ञ हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ बच्चों की किताबें लिखते हैं कि उन्होंने, किसी ने नृत्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है, किसी ने संगीत में ख्याति प्राप्त की है। तो सिर्फ 1000 बच्चे इस छोटे से स्कूल से निकले हैं, और उसका शैक्षणिक योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है, खास करके ऐसे लोग के लिए जो बच्चों की स्वतंत्रता और एक प्रजातांत्रिक तरीके में जिनका विश्वास है, उनके लिए ये बिल्कुल एक जीवन बदलने वाली किताब है। शिक्षा के ऊपर आपका जो नज़रिया है, अगर वो कोई किताब बदल सकती है तो वो है समरहिल। इसको आप मेरी वेबसाइट अरविंद गुप्ता टॉयज से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी किताबें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब निःशुल्क पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, क्योंकि एक दिन यही मिट्टी बनाने का काम करेगी। जो कोई जिन भी शिक्षक साथियों के दिल में कोई तमन्ना है बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए, बच्चों का जीवन अच्छा करने के लिए, बच्चों के सपने साकार करने के लिए, उनके लिए ये किताबें बेहद काम आएंगी, और यही इनको रचने का उद्देश्य है। दिवा स्वप्न, तोतोचान, टीचर, और अभी आपने समरहिल की कहानी पढ़ी। तो 4 उम्दा किताबें हैं, वर्ल्ड क्लासिक्स। उसके बाद में मैं आपको एक अन्य और किताब के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है अब हम आज़ाद हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है फ्री एट लास्ट, और इसको लिखा एक भौतिक शास्त्री ने जिनका नाम है डैनियल ग्रीनबर्ग। अब हम आज़ाद हैं, इसको भी पूर्वा जी ने अनुवाद किया है। किसी दिन भारत में हिंदी में शिक्षा की किताबों का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें पूर्वा याज्ञनिक कुशवाहा का नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे वर्ल्ड क्लासिक्स जो शिक्षा के ऊपर हैं, उन्होंने ऐसी करीब 15 किताबों को उन्होंने हिंदी में बहुत ही पठनीय हिंदी में अनुवाद किया है। अब डैनियल ग्रीनबर्ग एक भौतिक शास्त्री थे, और ये है 65-66 की बात। उनके 3 बच्चे थे। उन बच्चों के लिए वो ये बॉस्टन कैम्ब्रिज की बात है, जहाँ पर MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए एक गैर सरकारी स्कूल की तलाश कर रहे थे, कि जहाँ पे सरकारी स्कूलों की जड़ता ना हो, जहाँ पर लोच हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो। पर उन्होंने इस तरह का कोई भी प्रयोगात्मक स्कूल बॉस्टन में, कैम्ब्रिज में 60 के दशक में नहीं था। तो 1968 में
कुछ पालकों ने, कुछ माँ बापों ने और कुछ शिक्षाविदों ने मिलकर के एक नया स्कूल गढ़ा जिसका नाम था सडबरी वैली स्कूल। ये करीब आधे घंटे की ड्राइव है बॉस्टन से और 10 एकड़ का एक फार्म था जो उन्होंने तब 68 में $50,000 का खरीद लिया। उसमें तमाम पेड़ थे, एक खलिहान था और एक तलैया थी। तो ये स्कूल 68 से, यानी इसको भी 52 साल हो गए हैं और उन्होंने उस स्कूल की कहानी इसमें लिखी है। सुंदर कहानी है। डैनियल ग्रीनबर्ग खुद समरहिल के A.S. नील से बहुत प्रभावित थे और दूसरा व्यक्ति था जिसको उन्होंने बहुत प्रभावित किया था, वो अमेरिका के श्रेष्ठतम शिक्षाविद जॉन होल्ट, जिन्होंने किताबें लिखी हाउ चिल्ड्रन फेल, हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग ऑल द टाइम। हाँ, ये उनकी 13 करीब किताबें जॉन होल्ट ने लिखी हैं। इसमें से 5-6 किताबें हिंदी में आई हैं। हाउ चिल्ड्रन फेल, बच्चे असफल कैसे होते हैं, इस किताब को भी एकलव्य ने भोपाल से छापा है। बिल्कुल सुंदर किताब है। इसका 60-70 दुनिया की भाषाओं में इस किताब का। तो मेरे पहले तो आप सबसे, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए ये खास करके कोविड का जो समय है, जब आप स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, 30 करोड़ बच्चे स्कूल में ना जा पा रहे हैं और घर में बैठने को मजबूर हैं, तो ये एक ऐसा मौका है कि आप खुद अपने आप को तराश सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। अपने नई किताबें पढ़ करके अपने सपनों का दायरा बढ़ा सकते हैं। तभी आपसे ये बिल्कुल अच्छा मौका है इस तरह की सुंदर उम्दा किताबें पढ़ने का और शिक्षा के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने का। अब ये कैसा स्कूल है सडबरी वैली स्कूल? ये सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक चलता है स्कूल और बच्चे खुद तय कर सकते हैं कि वो 5 घंटे कब आएंगे। 9 से 1 तक आएंगे या 9 से 2 तक आएंगे या 10 से 3 तक आएंगे, बच्चे अपनी सुविधा अनुसार। तो इसमें इस तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, स्कूल का ये मानना है कि स्कूल के अंदर हर एक कक्षा के अंदर किताबें हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, एक प्रयोगशाला है, विज्ञान की लाइब्रेरी है, टीचर भी हैं। इस तरह की सारी सुविधाएं स्कूल के अंदर। पर स्कूल का मानना है इसमें 2 चीजें गायब हैं। कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है स्कूल के अंदर और कोई टाइम टेबल नहीं है। बच्चे आते हैं यहाँ पर स्कूल के अंदर और खुद तय करते हैं कि वो उस दिन क्या करेंगे। क्या वो वर्कशॉप में जाकर के बढ़ईगिरी करेंगे, क्या वो साइंस की प्रयोगशाला में जाकर के ऑक्सीजन बनाएंगे या कुछ क्रिस्टल बनाएंगे, या वो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ेंगे, या वो फिर बाहर जाकर के फ्रिस्बी या क्रिकेट खेलेंगे मैदान में जाकर के, या अपना डब्बा खोल करके अपनी सैंडविच खाएंगे, या पेड़ों पे चढ़ेंगे, या फिर तलैया में मछली निहारेंगे। ये पूरी छूट है बच्चों को कि पूरे दिन 5 घंटे क्या करेंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई पाठ्यक्रम, कोई करिकुलम नहीं है जो उनको अपनाना है। बड़ा अजीब सा स्कूल है। शिक्षक हैं पर शिक्षकों को एक हिदायत, वार्निंग दी गई है कि जब तक बच्चे आपसे कुछ ना पूछें आप उनको कुछ नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि हर बच्चा एक बॉर्न लर्नर है। उसके अंदर बहुत प्रबल इच्छा होती है खुद सीखने की। ये उनके अंदर एक जन्मजात इच्छा है बच्चों के अंदर सीखने की, और अगर उसको हम मौका देंगे तो वो बहुत आगे बढ़ेगी, उनको बहुत आगे लेकर के जाएगी। स्कूल का एक दो कहानियाँ ऐसी हैं। एक लड़का है जो एक वाद्य यंत्र बजाता है, चेलो, स्ट्रिंग का, डोरियों का, तारों का वाद्य यंत्र, जैसे हमारे सितार, वीणा होती है, चेलो। अब उसकी चेलो बजाने के अंदर बस वही रुचि है। स्कूल आता है और 5 घंटे बस चेलो बजाता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को उससे नाराजगी भी हो, कुछ डिस्टर्बेंस होता हो, तो स्कूल ने कहा है कि देखो भैया, हमारे नीचे एक तहखाना है, एक अंडरग्राउंड एक सेलर है, आप वहाँ जाइए। तो ये बच्चा रोज आता है और 5 घंटे तहखाने में बैठ करके बस चेलो की प्रैक्टिस करता है, उसका अभ्यास करता है। एक दिन महान चेलो वादक बनेगा। स्कूल की एक और छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। एक लड़का है जिसका नाम है डैन, अभी करीब 12 साल का है
और स्कूल में एक छोटी सी तलैया है। पिछले 4 साल से डैन सडबरी वैली स्कूल में जा रहा है, और वो जाने के बाद में वहाँ तलैया पे जाता है और तलैया पे खड़े होकर के पूरे दिन भर मछलियों को निहारता है और मछलियाँ पकड़ता है। कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई वाद्य यंत्र नहीं सीखना, कोई लेक्चर नहीं सुनना, किसी में उसकी रुचि नहीं। उसकी रुचि सिर्फ मछली निहारने में है। और वो घर बहुत खुश होकर के जाता है, उसकी माँ बहुत खुश होती है अक्सर। और उसके बाप का नाम है, पिता का नाम है जॉन, जो बहुत ही नाखुश है कि 4 साल से जा रहा है, इसने किताब का पन्ना पलट के नहीं देखा इसने, है? और वो बहुत ही दुखी हैं उसके बाप। और एक दिन वो डैनियल ग्रीनबर्ग से मिलने के लिए चले आते हैं। और जब जॉन को देखते हैं डैन ग्रीनबर्ग, तो उनके चेहरे की हवाइयाँ देख कर वो समझ जाते हैं कि पिता बड़े ही चिंतित हैं। और वो डैन ग्रीनबर्ग लड़के के पिता से कहते हैं, देखो भैया, मैंने तो इससे नहीं कहा कि तुम मछलियाँ निहारो। ये अपनी ही मर्जी से, स्वप्रेरणा से दिन भर 4-5 घंटे मछलियाँ देखता रहता है। और उसने उन मछलियों को इतनी बारीकी से देखा है, उसको एक एक प्रजाति का नाम मालूम है, वो कैसे प्रजनन करती हैं, वो क्या खाती हैं, क्या उनका मेटिंग सीजन है? वो बहुत कुछ मछलियों के बारे में जानता है। इतनी गहरी जानकारी है कि मुझे लगता है कि 12 साल का अमेरिका में कोई बच्चा नहीं है जो मछलियों के बारे में इतना जानता हो जितना आपका ये बच्चा जानता है। मुझे इस बात की भी उम्मीद है, शायद एक दिन वो जाकर के PhD करे, कोई बहुत मौलिक शोध कार्य करेगा मछलियों के ऊपर। मुझे इस बात की बहुत उम्मीद है इस लड़के के साथ। अब जब उस लड़के के पिता डैनियल ग्रीनबर्ग की ये बातें सुनते हैं तो वो थोड़े से आश्वस्त होते हैं और अपने घर चले आते हैं। अब यही लड़का डैन 3 साल के बाद में उसकी जो भयंकर रुचि थी मछलियों के अंदर, वही रुचि ट्रांसफर होकर के कंप्यूटर्स में चली जाती है। अब कंप्यूटर्स में वो पूरी तरह से रम गया है, उसी शिद्दत के साथ में, उसी लगन के साथ में वो कंप्यूटर्स के बारे में सीख रहा है। जब तक वो 16 साल का होता है, 16 साल की उम्र में ये लड़का डैन एक कंप्यूटर कंपनी का मालिक होता है। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि स्कूल ने उसको वो छूट दी। अगर उस पर इस तरह से अंकुश कसे रहते, उस पर लगाम कसे रहते, तो कभी भी उसकी इस तरह की प्रतिभा नहीं निखरती। तो बहुत नायाब किताब है। अब हम आज़ाद हैं, सडबरी वैली स्कूल, डैनियल ग्रीनबर्ग। ये हिंदी में है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, आपसे यही मेरी इच्छा है। अब एक अंत में मैं आपको एक और किताब के बारे में बताऊंगा, और मेरी सबसे प्रिय किताब है जिसको मैंने सबसे अंत के लिए रखा है। इसका नाम है नील बाग के डेविड। आप इस चित्र को यहाँ देख सकते हैं, नील बाग के डेविड इसका नाम है। नील बाग एक स्कूल का नाम था जिसको डेविड चलाते थे। डेविड यानी डेविड हॉसब्रो एक अंग्रेज थे जो 1943 में बिल्कुल द्वितीय महायुद्ध के समय रॉयल एयरफोर्स से भारत आए थे, और उनकी पोस्टिंग हुई थी जो आज बांग्लादेश में चिटगांव में उनकी पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पर अभी पूर्वी बंगाल में बहुत सारे पोखर हैं, छोटे छोटे से गांव हैं। तो वो एक गांव में थे जहाँ पर 4-6 मकान थे, 2-3 मुसलमानों के मकान थे, 2-3 हिंदुओं के मकान थे, पोखर था और सब धान की फसल थी। तो वो शांत वातावरण देख करके डेविड हॉसब्रो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं यही करना चाहता हूँ, मैं एक स्कूल मास्टर बनना चाहता हूँ। इंग्लैंड वापस गए, वहाँ पर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, उर्दू का अध्ययन किया। अंग्रेज होते ही अंग्रेजी अच्छी जानते थे, और बाद में वापस आए और ब्रिटिश काउंसिल के साथ में काम किया। वो जिड्डू कृष्णमूर्ति, जिनके कृष्णमूर्ति स्कूल हैं, उनके फलसफे से बहुत प्रभावित थे। तो कुछ वर्ष उन्होंने ऋषि वैली स्कूल, जो कृष्णमूर्ति का स्कूल है, उसमें जाके पढ़ाया। पर वो जल्दी समझ गए कि ये कृष्णमूर्ति का जो ऋषि वैली स्कूल है, ये रईस बच्चों के लिए है। बम्बई, पूना, दिल्ली के बच्चे वहाँ पे जाते हैं, गरीब बच्चों के लिए नहीं है। तो उन्होंने ऋषि वैली से ही करीब 30 किलोमीटर दूर और बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर 9 एकड़ ज़मीन खरीदी, और वहाँ पर नील बाग की
स्थापना करी 1972 में। और बिल्डिंगें कैसे बनाई? एक अंग्रेज आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था लॉरी बेकर। लखनऊ में एक लिटरेसी हाउस है जिसको वेल्टी फिशर जी ने शुरू करा था, जिसका डिज़ाइन लॉरी बेकर ने किया था। जो लोग आप लखनऊ में कभी जाते हो तो वहाँ पर एक ही तीर्थ स्थल है, एक ही अच्छी इमारत है देखने लायक, वो है लिटरेसी हाउस। उसका आर्किटेक्चर बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है। तो लॉरी बेकर ने उनकी मदद करी, उन्होंने वो छोटा सा स्कूल बनाया। अब ये स्कूल छोटा सा स्कूल था, 50-60 बच्चे और सब आसपास के गांव के बच्चे आते थे। हाँ? और इन बच्चों के माँ बाप क्या करते थे? ज़्यादातर भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, इसमें कोई पैसे वाला नहीं था। सबसे गरीब दलित बच्चे आते थे जिनके घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। अब आप पूछेंगे कि स्कूल कैसे चलता था? अब डेविड हॉसब्रो प्रतिभा के बेहद धनी थे। उन्होंने और उनके बेटे निकोलस हॉसब्रो ने मिलकर के 100 किताबें लिखी, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ओरियन लॉन्गमैन ने छापा। इन किताबों से लाखों में उनको रॉयल्टी मिलती थी। तो वो किसी विदेशी एड एजेंसी, किसी सरकारी अनुदान के अधीन नहीं थे, कि मुहताज नहीं थे। वो अपने खुद के राजा थे और अपने सपनों का स्कूल चलाना चाहते थे। अब स्कूल में पहली बात यह थी, स्कूल की चाबी उन गांव के बच्चों के हाथ में होती थी। मतलब एक तरह से वो गांव के बच्चे स्कूल के मालिक थे। वही आकर के सुबह को स्कूल का ताला खोलते थे और जाते समय स्कूल का ताला बंद करते थे। चाबी बच्चों के हाथ में होती थी। डेविड हॉसब्रो के पास नहीं थी। शैक्षणिक प्रणाली, डेविड के बहुत सपने थे। एक बड़ा हॉल था। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे 3 बार उस स्कूल में जाने का मौका मिला और उस स्कूल की छाप आज भी मेरे जहन में बहुत गहराई से अंकित है और उसकी खुशबू बहुत अंकित है। एक लंबा सा हॉल था और जिसमें एक दीवार के ऊपर पत्थर की अलमारियाँ, खुली अलमारियाँ थी, जिसमें 1 से 10वीं कक्षा की सभी किताबें थी और बहुत सारी सप्लीमेंट्री किताबें थी, कहानियों की किताबें थी, अद्भुत। और तमाम तरह की टीचिंग एड्स थी, लर्निंग एड्स थी, जिनको शिक्षकों और बच्चों ने खुद मिलकर के बनाया था। अब उस पूरे बड़े हॉल के अंदर 50 बच्चे होते थे, पहली से 10वीं तक के बच्चे, सब एक हॉल के अंदर। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये एक अवधारणा ही नहीं। 1-2 बड़े टीचर भी होते थे, पर सब बच्चे खुद पढ़ते थे और आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते थे, अपनी गति से पढ़ सकते थे। और जिस आप एक साथ में तीसरी की तेलुगु, 5वीं की कन्नड़ और 8वीं की गणित पढ़ सकते थे। वो आपको अलाउड था। आपने तीसरी की तेलुगु खत्म करी, चौथी किताब उठा लाए। अगर वहीं पे कहीं पर आप को मुश्किल आई तो आपने एक बच्चे से पूछ लिया जिसने अभी वो किताब खत्म करी थी। तो इस तरह से बच्चे खुद पढ़ते थे और कहीं अटक जाते थे तो अपने बड़े बच्चे से मदद ले लेते थे। और एक तो बड़े टीचर तो होते ही थे मदद करने के लिए। ये गांव के, बिल्कुल ठेठ गांव के बच्चे 5 भाषाओं के अंदर पारंगत थे। अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और हिंदी, 5 भाषाएं जानते थे। और डेविड का मानना था कि हाथ से काम, हमारे हैंड्स, हेड और हार्ट, ये सब इंटीग्रेटेड है। तो उसमें हाथ से काम के ऊपर बहुत बल था। एक बहुत बढ़िया एक मिट्टी का काम करते थे बच्चे कुम्हार के चक्के पे काम करते थे, बड़े अच्छे बर्तन बनाते थे। मैंने खुद एक 4th क्लास की बच्ची को एक लकड़ी की अलमारी बना करके ले जाते हुए देखा वहां पर। डेविड ये भी मानते थे कि सबसे जरूरी विषय जो है वो है फलसफा, यानी फिलॉसफी। तो शनिवार वाला दिन जो था वो फिलॉसफी के लिए, जैसे सुकरात के ज़माने में बच्चे जो चाहे प्रश्न पूछ सकते थे। बच्चों के जहन में तमाम प्रश्न होते हैं और स्कूल में इसका प्रावधान नहीं होता कि बच्चे कोई प्रश्न पूछ सके और बड़े उनका जवाब देने की कोशिश करते। एकदम वार्तालाप होता था, प्रश्न उत्तर, और उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। आज भी देखिए, कभी कोई PhD दी जाती है तो गणित में, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, आपको PhD फिलॉसफी में दी जाती है, क्योंकि फिलॉसफी बहुत ही अहम है, दर्शन बेहद ही अहम है। दूसरा था कि कविताओं के अंदर
कविताओं में बच्चे इतने माहियत हासिल कर ली थी कि बच्चे अपनी कविताएं लिखते थे। संगीत के अंदर ये बच्चे नाटक करते थे, कई बार बेंगलोर जाते थे अपने नाटकों का मंचन करने के लिए, इतने पारंगत हुए थे। एक सबसे गरीब स्कूल, अभी कभी भी देश में शिक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो एक विश्व स्तर की शिक्षा देने का अभियान जिसमें गांव के बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाए, ये शायद नील बाग में ही संभव था। नील की मृत्यु हो गई 1984 में, 12 साल ये स्कूल चला। उसके बाद में बहुत उस पर दबाव आने लगे और उनके बेटे निकोलस और उनकी पत्नी डोरीन को स्कूल बंद करके कृष्णमूर्ति फाउंडेशन को बेच करके इंग्लैंड जाना पड़ा। बहुत ही नायाब स्कूल था ये, बहुत ही। आज भी डेविड हॉस्पो की किताबें आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, इतनी सुंदर किताबें हैं वो। हम लोग ऐसी घिसी पिटी किताबें लिखे रहते हैं, कभी देखते ही नहीं कि कितना अच्छा काम हो चुका है, उससे कुछ तो नसीहत लें और आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर है नील बाग का स्कूल, एक छोटा सा गांव का स्कूल जहां पर बच्चे के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए थे। ऐसे बच्चे कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियरिंग में गए, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी, यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के कुछ बच्चे स्कूल से निकले हुए। इतना ये काबिलियत का स्कूल था। नील चाहते थे कि डेविड हॉस्प्रो चाहते थे कि बच्चे अपनी जड़ों से ना कटें, तो उन्होंने कभी हॉस्टल नहीं बनाया स्कूल के अंदर। बच्चे सुबह आते थे, 1 घंटा स्कूल से 1 घंटा शुरू होने से पहले स्कूल में आ धमकते थे, क्योंकि सबसे रोचक जगह उनके जीवन के अंदर वो स्कूल था। स्कूल खत्म होने के बाद में घर जाते थे और शाम को घर में कोई होमवर्क करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तो बच्चे स्कूल वापस आते थे और खुद अपना होमवर्क करते थे। और फिर रात को 8-9 बजे जब रात हो जाती थी, हाँ, तो डेविड उनको गाना गाते हुए उनके गांव छोड़ के आते थे, और चाबी स्कूल की बच्चों के हाथ में रहती थी। यानी स्कूल की मलकियत बच्चों के हाथ में, ना किसी प्रिंसिपल के, ना उसके मालिक के हाथ में। बहुत ही गरीबों का एक बहुत ही क्रिएटिव स्कूल नील बाग। इसके बारे में आज तक कभी किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई। ये एक ऐसा स्कूल है जो अब नहीं रहा, पर इसके बारे में ज़रूर कभी कोई फिल्म बननी चाहिए। तो आज जो भी शिक्षक साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने आपको 5-6 किताबों का जिक्र करा। हाँ, सबसे पहले उसके अंदर थी दिवास्वप्न, बाद में तोतुचान, बाद में टीचर, समर हिल, अब हम आज़ाद हैं और नील बाग। ये सिर्फ इस तरह की 5 किताबें हैं। इस तरह की कम से कम 50 हिंदी के अंदर अभूतपूर्व किताबें हैं शिक्षा पे। आप लोग सभी लोग शिवानी से के नाम से परिचित होंगे, हिंदी की सबसे सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवानी जी ने 11 बरस रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पढ़ा जब गुरुजी जीवित थे, और उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी, आमदेर शांति निकेतन, हिंदी के अंदर, जिसको हिंद पॉकेट बुक्स ने छापा है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो इतनी सुंदर किताब है। शिवानी जी की किताब अगर शांति निकेतन पढ़ते हैं तो शांति निकेतन में रोज़मर्रा क्या होता था उसकी एक तस्वीर उभर करके हमारे जहन में आ जाती है। बहुत ही सुंदर किताब है। और जब तक एक शिक्षक के रूप में हम दुनिया में तमाम अच्छे नवाचार हुए शिक्षा में, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा दिमाग कैसे खुलेगा? तब तक हमें लाखों करोड़ों बच्चों के सपने कैसे साकार कर पाएंगे? आपसे इसलिए बहुत अंतिम बार मेरा अनुरोध है कि आप ये किताबें ज़रूर पढ़ें। ये सब आपको मेरी वेबसाइट पर निःशुल्क प्राप्त हो सकती हैं। और अंत में SCERT का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस व्याख्यान को देने का। उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।